दोस्तों एक पार्लियामेंट्री बोर्ड जो होता है वो हर पार्टी की टॉप मोस्ट बॉडी होती है। ये पूरा बोर्ड जो है सुपरवाइज करने का काम करता है पार्लियामेंट्री और साथ ही लेजिस्लेटिव ग्रुप्स को। साथ ही यही पूरा बोर्ड डिसाइड करता है कि चुनाव से पहले सीएम का फेस किसको बनाया जाएगा, इनफैक्ट अगले चुनाव से पहले किसको सीएम के लिए एलिवेट किया जाएगा। यही पूरा बोर्ड डिसाइड करता है कि किसको कहां से टिकट दी जाएगी और किसको टिकट नहीं दी जाएगी। साथ ही यही बोर्ड जो है ये पार्टी के कॉन्स्टिट्यूशन को भी अमेंड करने की ताकत रखता है। अब सोचिए जरा एग्जांपल के तौर पे कि मैं एक बहुत सीनियर लीडर हूं एक पार्टी का और मैं जो हूं एक पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में सिर्फ अपने बंदों को ठूसने का यहां पर काम कर लेता हूं। क्या आप ऐसी पार्टी को एक डेमोक्रेटिक पार्टी बोलेंगे? अब जब बंदे मेरे ठुसे हुए हैं पार्लियामेंट्री बोर्ड में तो मैं ही डिसाइड करवाऊंगा कि किसको टिकट दी जाएगी, मैं ही डिसाइड करवाऊंगा कि किसको टिकट नहीं दी जाएगी और मैं ही डिसाइड कराऊंगा कि आखिरकार अगला सीएम कौन बनेगा। ऐसे में अगर आपको पार्टी में या फिर अपनी पोस्ट पे रहना है तो आपको मुझे खुश करना पड़ेगा और साथ ही मेरे से डर के भी रहना पड़ेगा। ये बिल्कुल चाइना जैसा साउंड नहीं करता, लेकिन कैसा होगा अगर मैं आपको बताऊंगा कि रिसेंटली अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने भी कुछ ऐसा ही करने का काम किया। जी हां, बीजेपी के पार्लियामेंट्री बोर्ड को रीशफल करने का काम किया गया है। दोस्तों उन लोगों को पार्टी के पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर निकालकर खड़ा कर दिया है जिनके ऊपर थोड़ा सा भी शक था कि शायद ये आगे चल के कभी नरेंद्र मोदी के डिसीजंस के ऊपर और उनके आइडियाज के ऊपर एक सवाल उठाने का काम कर सकते हैं। साथ ही जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट्स थे उनको भी इस लिस्ट से एक्सक्लूड कर दिया गया और पूरी तरीके से चमचों को यहां पर भरने का काम कर लिया गया। लेकिन क्या आपको पता है कि एक डिजास्टर मूव साबित हो सकता है और ये मूव जो है बीजेपी के अंत की शुरुआत हो सकती है। कैसे, ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर, इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा और साथ ही लाइक का बटन जरूर दबा दीजिए क्योंकि लाइक का बटन दबाने से यूट्यूब इस वीडियो को और ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में। और जैसे कि मैंने बताया कि रिसेंटली पार्लियामेंट्री बोर्ड को रीशफल करने का काम किया गया और किस तरीके से ये जो मूव है भारतीय जनता पार्टी के एंड की एक शुरुआत हो सकती है। ये बात आपको समझाने के लिए सबसे पहले मुझे यहां पर कुछ नाम आपके सामने रखने पड़ेंगे और पार्लियामेंट्री बोर्ड जो रीशफल हुआ है उसमें से सबसे ज्यादा किन नामों की यहां पर चर्चा हो रही है और क्यों चर्चा हो रही है ये भी आपको बताना पड़ेगा। सबसे पहला नाम है यहां पर नितिन गडकरी, जो कि इस टाइम पर यूनियन मिनिस्टर भी है। नितिन गडकरी को पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर निकाल दिया गया है। नितिन गडकरी जो है काफी स्ट्रांग एक लीडर थे। इनफैक्ट नितिन गडकरी के बारे में यह भी कहा जाता था कि वो आरएसएस के काफी ज्यादा क्लोज है। हर महीने आरएसएस के हेडक्वार्टर्स जाते थे, हर महीने नागपुर जाते थे और बार बार इस चीज को दिखाने का काम करते थे कि आखिरकार नितिन गडकरी और आरएसएस पे कितनी ज्यादा क्लोजनेस है। दूसरी तरफ नितिन गडकरी एक ऐसे भी लीडर हैं, एक ऐसे भी मंत्री हैं जो कि नरेंद्र मोदी के आइडियाज को काफी बार अपोज करने का भी काम करते हैं और ऐसा भी उन्होंने खुद बताने का काम किया था। नरेंद्र मोदी के लिए नितिन गडकरी इसलिए भी एक बहुत बड़ा स्ट्रेस बन चुके थे, बहुत बड़ा थ्रेट बन चुके थे क्योंकि उनके काम की काफी ज्यादा तारीफ हो रही थी और जो विपक्ष के भी लोग हैं वो भी नितिन गडकरी से काफी ज्यादा इंप्रेस्ड रहते थे। बट अगर रोड्स की बात करी जाए तो मेरे जैसा बंदा भी इस बात को एक्नॉलेज करेगा कि बीजेपी ने कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन रोड्स को तो अच्छा बनाने का काम किया है और उसका क्रेडिट पूरी तरीके से नितिन गडकरी को ही जाता है। और यह बात नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा तंग कर रही थी पिछले समय में। साथ ही नितिन गडकरी के पार्लियामेंट्री बोर्ड में रहने से आरएसएस का एक बहुत बड़ा इंटरफेरेंस था सारे के सारे प्रोसेस के अंदर। सीएम कौन बनेगा इसके अंदर आरएसएस की एक से थी, साथ ही टिकट किसको दिया जाएगा किसको नहीं दिया जाएगा इसके अंदर भी आरएसएस की काफी बड़ी से थी और इसीलिए नरेंद्र मोदी ने नितिन गडकरी को निकाल करके पार्लियामेंट्री बोर्ड से बाहर कर दिया है। दूसरा नाम निकलकर जो सामने आता है जिसके ऊपर चर्चा हो रही है वो शिवराज चौहान का नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के सीएम है और ये भी नरेंद्र मोदी के लिए काफी बड़ा थ्रेट है इस टाइम पर। शिवराज चौहान की अगर मैं बात करूं तो 15.5 साल से सीएम है, यानी कि बहुत लंबे समय से सीएम है और काफी तगड़ा इनके पास एक्सपीरियंस भी। अगर एक्सपीरियंस की बात करी जाए तो नरेंद्र मोदी के पास जितना एक्सपीरियंस था जब वो पीएम कैंडिडेट बने थे उससे ज्यादा एक्सपीरियंस इस टाइम पर शिवराज चौहान के पास है। और अगर वही लॉजिक यूज किया जाए जो कि नरेंद्र मोदी ने पीएम बनने के लिए या फिर पीएम का कैंडिडेट बनने के लिए यूज किया था तो भाई इस टाइम पर जो अगला नंबर है वो शिवराज चौहान का ही होगा। साथ ही अगर बात करें मध्य प्रदेश में ब्लैक कमल से लेकर और बुलडोजर एक्शन के बारे में तो शिवराज चौहान ने कई बार अपने आप का नाम जो है बीजेपी में प्रूव करने का काम किया है और यह बात भी नरेंद्र मोदी को काफी ज्यादा सताने का काम कर रही थी। अब इन्हीं दोनों नामों के साथ एक और नाम ऐड करना चाहूंगा और वो है सीएम योगी आदित्यनाथ का नाम। मेरे हिसाब से सीएम योगी आदित्यनाथ सबसे ज्यादा डिजर्विंग कैंडिडेट थे इस पूरी लिस्ट में शामिल होने के लिए। अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड का यहां पर रीशफल हो रहा था तो मुझे ऐसा लगता है कि सीएम योगी आदित्यनाथ जो है उसमें होने चाहिए थे क्योंकि उन्होंने रिसेंटली अपने आप को कई बार प्रूव करने का काम कर दिया था। अब चाहे हम बात करें दूसरी बार सीएम बनने के बारे में या फिर बीजेपी की सरकार दोबारा बनाने
के बारे में योगी आदित्यनाथ ने हर चीज के एस्पेक्ट में अपना दम जो है वो दिखाने का काम किया था। साथ ही जो योगी आदित्यनाथ है उनकी फैन फॉलोइंग भी काफी ज्यादा तगड़ी है और लोग उनको काफी ज्यादा पसंद करते हैं। इसके अलावा आपको याद दिलाना चाहूंगा कि थोड़े समय पहले योगी आदित्यनाथ के परिवार की तरफ से एक बयान सामने आया था जहां पर उनको पीएम बनाने की बातें कही गई थी। आपको जरा एक बार सुनाना भी चाहूंगा। कर 2024 में योगी देश के पीएम बनेंगे, ये कहना है योगी आदित्यनाथ के पिता आनंद सिंह बिष्ट का। ऐसा होता है कि जनता जनार्दन होती है, जनता का जो आशीर्वाद है वो अवश्य उनको मिलेगा और 2024 में पीएम बन के रहेंगे। इस छोटे से स्टेटमेंट से हमारे को ये समझ में आता है कि आखिरकार किस तरीके से योगी आदित्यनाथ और उनके जो समर्थक हैं वो योगी आदित्यनाथ को एज नेक्स्ट पीएम देखते हैं अपनी नजरों में। मुझे लगता है कि शायद इसीलिए नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने योगी आदित्यनाथ को इस पूरी लिस्ट में शामिल करने का काम भी नहीं करा, उनको एक बहुत बड़ा थ्रेट मानने का यहां पर काम किया। वैसे भी दोस्तों योगी आदित्यनाथ को एक मजबूरी में ही शुरुआत में सीएम बनाया गया था और ये बात किसी से भी छुपी नहीं है। साथ ही योगी आदित्यनाथ जो है आरएसएस के इस टाइम पर नए पोस्टर बॉय भी बन चुके हैं, आरएसएस के बहुत फेवरेट बॉय बन चुके हैं और ये बात भी हमारे को नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए यहां पे। जहां पर ये तीन नाम मैंने आपको बताया और डिटेल से आपको ये बताया कि आखिरकार इनका रीजन क्या हो सकता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि आखिरकार किस तरीके से ये जो रीशफल है ये एक बहुत बड़ा डिजास्टर मूव साबित हो सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए और नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए भी। 7 पॉइंट्स मैंने यहां पर तैयार किए हैं जिस पे मैं आपको ये बात समझाना चाहता हूं। और पहला पॉइंट यहां पर ये है कि पार्टी जो है वो अपनी डेमोक्रेटिक इमेज को लूज कर चुकी है इस पूरे स्टेप को लेने के बाद। जी हां, ये वो पार्टी है जो अपने आप को डेमोक्रेटिक बुलाने का काम करती थी। ये कहती थी कि हमारे अंदर फ्रीडम है, हमारे अंदर बहुत बड़ा एक लोकतंत्र है, हमारा एक पूरा सिस्टम है जिसके साथ हम काम करते हैं, यहां पर डिक्टेटरशिप नहीं है किसी भी तरीके की। और वो इमेज जो है पूरी तरीके से यहां पर लूज हो चुकी है। इसी के साथ मैं आपके सामने एक सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट भी रखना चाहूंगा। ट्वीट से आपको समझ आएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी कहां से शुरू हुई थी और इस टाइम पर कहां पर निचले अपने स्तर पर पहुंच चुकी है और ये एक बहुत बड़ा साइन हो सकता है एंड का। जरा देखिए अपने स्क्रीन के ऊपर सुब्रमण्यम स्वामी का ट्वीट है। इन अर्ली डेज ऑफ जनता पार्टी एंड देन बीजेपी वी had party and parliamentary party elections to fill office bearers posts. Party constitution requires it. Today in BJP there are no elections whatsoever. Every post is nominated a member with the approval of Modi. इस ट्वीट से साफ पता चलता है कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी जो कि पहले कितनी ज्यादा डेमोक्रेटिक होती थी और इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चाएं भी होती थी, इस टाइम पर पूरी तरीके से जो है अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर अपना चुकी है और उसकी इमेज भी इस टाइम पर वही बनती हुई नजर आ रही है। इनफैक्ट मैंने इस पूरे ट्वीट के काफी सारे कमेंट्स भी देखे और काफी सारे बीजेपी के वोटर्स ने यहां पर कमेंट किया हुआ था और बीजेपी को क्रिटिसाइज करने का काम किया हुआ था। अगला पॉइंट अगर मैं आपके सामने रखूं तो वो है डिमोटिवेशन ऑफ कार्यकर्ताज, यानी कि कार्यकर्ताओं के अंदर एक बहुत बड़ा डिमोटिवेशन हो जाएगा इस पूरी लिस्ट के सामने आने के बाद। वो जो इमेज बनाई गई थी नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कि छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी पीएम बन सकता है या फिर छोटे से छोटा कार्यकर्ता भी सीएम बन सकता है या फिर किसी बॉडी का प्रेसिडेंट बन सकता है बीजेपी के अंदर, वो जो पूरी इमेज है वो भी लूज करने का काम कर देगी भारतीय जनता पार्टी और जो इनके कार्यकर्ता है वो बुरी तरीके से डिमोटिवेट हो जाएंगे, जिसका एंड रिजल्ट जो है वो हमारे को इलेक्शन में भी देखने को मिल सकता है। इसके आगे अगर बढ़ूं तो थर्ड पॉइंट ये है कि कोर वोटर्स जो है वो काफी ज्यादा डिवाइड हो जाएंगे इस पूरी मूव की वजह से। अब जैसे हमने कई बार देखा है कि नरेंद्र मोदी वर्सेस योगी यहां पर होता रहता है, ऐसे में अगर योगी आदित्यनाथ को इस पूरी लिस्ट में नहीं लिया गया तो उनके जो अपने फॉलोअर्स हैं, खासकर से जो ऐसे फॉलोअर्स हैं जो उनको एज अ पीएम देख रहे थे आने वाले टाइम में, वो काफी ज्यादा खफा हो जाएंगे और एक डिवीजन अपने आप इनके जो कार्डर है इनका उसके अंदर हो जाएगा। तो अगर पार्टी के कार्डर के अंदर डिवीजन हो जाता है तो बड़ी बड़ी पार्टियां भी पूरी तरीके से ध्वस्त हो जाती हैं। ये मैंने और आपने अपने इतिहास में काफी बार देखा है। अगर अगले पॉइंट की बात करें तो नेपोटिज्म यहां पर काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। ऐसी मूव्स अगर बार बार नरेंद्र मोदी लेते रहे या फिर अमित शाह लेते रहे, आप सोचेंगे नेपोटिज्म कैसे बढ़ेगा। तो भाई अगर मैं यहां पर अपने पूरे पार्लियामेंट्री बोर्ड में अपने चमचों को भरने का काम करूंगा और हर जगह अपने चमचों को ही भर लूंगा तो मेरे लिए आगे सबसे बेस्ट चमचा कौन होगा। अगर आपको एक चमचे के बाद कोई नेक्स्ट चमचा ढूंढना हो तो आप उसके परिवार को सबसे पहले टटोलने का काम करते हैं। ऐसे में नरेंद्र मोदी सिर्फ उन्हीं के परिवार के लोगों को प्रेफरेंस देंगे जो इस टाइम पर नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े चमचे हैं। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल ये भी है कि किस तरीके से जय शाह को यहां पर बीसीसीआई में बड़ा पद दे दिया जाता है क्योंकि जय शाह अमित शाह के बेटे हैं। अगर मैं पार्टी की भी बात करूं तो अनुराग ठाकुर जैसे बहुत सारे नाम अभी हमारे सामने आ जाएंगे। इसका अगला पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं दोस्तों, जो कि है नो रियल फीडबैक फ्रॉम ग्राउंड लेवल, यानी कि जो बीजेपी ने इस टाइम पर मूव
ली है, बीजेपी अपने आप को या फिर नरेंद्र मोदी और अमित शाह अपने आप को कुछ नहीं कर रहे, सिर्फ और सिर्फ चमचों से घेरने का काम कर रहे हैं। और दोस्तों, जब आप लोग अपने आप को चमचों से घेरने का काम करते हैं तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि आपको रियल फीडबैक मिलना बंद हो जाता है। जो रियल कार्यकर्ता ऑन ग्राउंड फीडबैक बनाता है वो आपसे पूरी तरीके से डिस्कनेक्टेड हो जाता है। आपके चमचे जो हैं वो आपको हर टाइम अच्छी अच्छी बातें सुनाने का काम करते हैं और ऐसे में हो जाता है आपका पूरी तरीके से बेड़ा गर्क। अब ये चीज की अगर मैं स्पेशली बात करूं तो काफी सारी अपोजिशन पार्टीज में भी ये चीज देखने को मिल सकती है। मैं किसी का नाम यहां पर नहीं लूंगा, लेकिन मेरे टिप्स पे ऐसे नाम हैं जो कि चमचों से लोग घिरे हुए हैं और अपना पूरी तरीके से नुकसान भी बार बार करने का काम करते हैं। और उसी कहीं नक्शे कदम पर मुझे बीजेपी भी जाती हुई इस टाइम पर नजर आ रही है और इसलिए भी मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बीजेपी के अंत की शुरुआत हो सकती है। साथ ही दोस्तों, अगला पॉइंट आपके सामने रखना चाहूंगा और अगला पॉइंट ये कि जहां पर भारतीय जनता पार्टी बार बार कांग्रेस को कॉल आउट करने का काम करती थी और ये कहती थी कि कांग्रेस का प्रेसिडेंट जो है वो गांधी परिवार का ही कोई शख्स होता है, ऐसे में बीजेपी ये कहने का आप कोई भी अधिकार नहीं रखेगी। दोस्तों, बीजेपी खुद को ही उस तरीके का बना रही है, अनडेमोक्रेटिक बिहेवियर अपना रही है और अपने अंदर अपने चमचों को घुसेड़ने का काम कर रही है। जरा आप खुद बताइए कि आखिरकार नया टैलेंट कहां से निकल करके आएगा, नए लीडर्स कहां से निकल करके आएंगे। इसी के साथ आखिरी पॉइंट के ऊपर आना चाहता हूं, वो है यंग टैलेंट जो है वो बीजेपी से पूरी तरीके से डिस्कनेक्ट हो जाएगा। वो यंग लीडर्स जो इस टाइम पर ये सोच रहे हैं कि आने वाले टाइम पर हम शायद पीएम बनेंगे या फिर पार्टी के प्रेसिडेंट बनेंगे या फिर यूथ विंग के भी प्रेसिडेंट बन जाएंगे, वो पूरी तरीके से बीजेपी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और जैसे ही उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिला करेगी वो तुरंत झटके से भाग के वहां पर जाकर सवार हो जाया करेंगे। दोस्तों, ये कुछ ऐसे पॉइंटर्स हैं जिनके बेसिस पे मैं आपको समझाना चाहता था कि आखिरकार किस तरीके से जो रीसेंट मूव है भारतीय जनता पार्टी की एक डिजास्टर मूव साबित हो सकती है। अब ये जो भारतीय जनता पार्टी है ना दोस्तों, ये पहले वाली बीजेपी नहीं रही है। कैंपेन और एंटी करप्शन वेव के ऊपर सवार होकर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री तो बन गए, लेकिन अब उनको समझ नहीं आ रहा कि आखिरकार वो इसको हैंडल कैसे करें। और नरेंद्र मोदी अब वो हर काम कर रहे हैं जिसके लिए वो औरों को एक जमाने में क्रिटिसाइज किया करते थे, जिसकी वजह से लोग उनको पसंद किया करते थे। अब जरा सोचिए कि अगर कुछ इसी तरीके की सोच, कुछ इसी तरीके की मेंटालिटी अटल बिहारी वाजपेयी की यहां पर रही होती तो क्या नरेंद्र मोदी कभी पीएम बन पाते? पीएम तो छोड़ दीजिए, शायद कभी कैबिनेट मिनिस्टर भी नहीं बन पाते नरेंद्र मोदी। और दोस्तों, एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जो पार्टी खुद के अंदर ही डेमोक्रेटिक नहीं है, वो हमारे देश को आखिरकार किस डायरेक्शन में लेकर के जाएगी? किस तरीके से वो लोग आखिरकार डेमोक्रेसी की बातें करने का हक रखते हैं? आपकी क्या राय है इस मैटर के ऊपर और आपका क्या सोचना है इन पॉइंटर्स के ऊपर जो कि मैंने आपको बताने का काम किया? ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। साथ ही प्लीज आगे आइए और हमारे चैनल की मदद करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस के ऊपर यूट्यूब ने पैसे देना काफी ज्यादा कम कर दिया है। ऐसे में आपसे काफी ज्यादा उम्मीदें हैं। मैं जानता हूं कि आप आगे जरूर आएंगे इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म को बचाने के लिए। डोनेशन का लिंक मैंने यहां पर डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा, जिससे इसी तरीके की आने वाली वीडियोस आप तक पहुंच पाए बिना किसी देरी के। दोस्तों, अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुलाकात होगी आप सब लोगों से इस चैनल की अगली वीडियो में।